हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKSSB मास्टर क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू हम पूरा टॉपिक रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। सो लेट्स मूव टू द वीडियो स्ट्रेट अवे। Question number 1. Consider the following statements. Forest Conservation Act was enacted on 25th of October 1980. Forest Conservation Act aims to protect and conserve trees to support wildlife. Forest Conservation Act keep eyes on deforestation and degradation of forests. Article 48 deals with protection of forests and wildlife. So here we will cover Forest Conservation Act. So take your time and come to the answer. So I hope you answer the question. इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो देख लेते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इसके बारे में आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ याद रखनी है, ठीक है। पहली बात, इट वाज इनेक्टेड ऑन 25th ऑफ अक्टूबर 1980। ये डेट आपको याद रखनी है। पहली चीज़, क्यों इसको लाया गया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को? फर्स्ट थिंग, टू एड्रेस रैपिड डिफॉरेस्टेशन एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो है डिफॉरेस्टेशन पीक पे थी और इकोलॉजी पूरी डिग्रेड हो रही थी। तो उसको एड्रेस करने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को लाया गया 25 अक्टूबर 1980 को। पहली बात आप ये याद रखोगे। उसके बाद रिप्लेस्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑर्डिनेंस 1980, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहले, इससे पहले क्या था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑर्डिनेंस 1980। ऑर्डिनेंस मतलब सिंपल एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था जिसको कि इंप्लीमेंट किया गया था 1980 में। फिर इसको रिप्लेस किया किसने? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 ने। ओके, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके टोटल 5 सेक्शंस हैं, आपको हर एक सेक्शन का आइडिया होना चाहिए। पहले सेक्शन में है टाइटल और डेट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का पहला सेक्शन है टाइटल एंड डेट। दूसरा सेक्शन आप याद रखोगे, ये रेस्ट्रिक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट को फ्रॉम डे रिजर्विंग फॉरेस्ट्स। इसका क्या मतलब है? जो भी रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट की डेफिनेशन इस पे मैंने एक क्वेश्चन रखा है आगे, वहां हम डिस्कस करेंगे इसको इन डिटेल। तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी जो भी है उसको डी रिजर्व करने की जो रिस्ट्रिक्शन है स्टेट गवर्नमेंट पे, उनको सेक्शन 2 में डिस्कस किया गया है। यानी उनको डी रिजर्व स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्शन है स्टेट गवर्नमेंट पे, दैट इज इन सेक्शन 2। सेक्शन 3 क्या कह रहा है? इस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये एडवाइजरी कमिटी बना सकता है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। एडवाइजरी कमिटी जो इसको अपडेट करेगा, जो बेसिकली इसको अपडेट करेगा, इसी के अकॉर्डिंग हम फिर फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो अपनी फ्रेम करेंगे। फॉरेस्ट पॉलिसी में अगर कोई अपडेशन लानी है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर कि वो एडवाइजरी कमिटी बिठा सकता है। ये कहां लिखा है? सेक्शन 3 ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेक्शन 4, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक रूल्स। फॉरेस्ट कंजर्वेशन के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर, जस्ट रिमेंबर। ये कहां लिखा है? सेक्शन 4 में। सेक्शन 5 में क्या बोला गया है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑर्डिनेंस, अभी जो मैंने बोला 1980 वाला, उसको रिपील किया गया बाय सेक्शन 5। तो पांचों के पांचों सेक्शन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के आपको माइंड में रखने हैं, ठीक है। एक तो ये चीज। उसके बाद इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2 अमेंडमेंट्स, ठीक है। वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक आप याद रखोगे, अमेंडमेंट 1988। 1988 में जो इसकी अमेंडमेंट होती है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें इंसर्ट किया गया सेक्शन 3A और सेक्शन 3B। ये क्या है? बेसिकली मोटा मोटा आप याद रखोगे, जो वायलेट करेगा रूल्स को, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स करेगा, जो भी इस एक्ट के प्रोविजंस हैं, अगर उनको वायलेट करेगा कोई तो उनको 15 डेज की पनिशमेंट की बात कही गई है इस एक्ट में, इस अमेंडमेंट में, ठीक है। या जो यहाँ पर आपने देख लिया, जो भी सेक्शन 2 में स्टेट गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्शंस हैं फॉरेस्ट को डी रिजर्व करने के लिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट वायलेशन करती है तो उसको भी यहाँ पर पनिशमेंट की बात की गई है 3 और 3B में। तो वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 1988, ठीक है। उसके बाद एक और अमेंडमेंट होती है 2023 की। इसमें पूरा ही जो एक्ट है इसका नाम चेंज किया जाता है। इसका नाम रखा जाता है 1 संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 मीन्स फॉरेस्ट, जंगल, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन एक्ट 1980। ये 2023 में इसका नाम चेंज किया गया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई विल रिपीट। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आप क्या याद रखोगे? पहली चीज देखो, क्वेश्चन क्या था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड ऑन 25 अक्टूबर 1980, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी जब इनैक्ट हुआ था इसकी डेट। दूसरा, FCA एम्स टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ट्रीज, ये भी हमने देख लिया, करेक्ट।
तीसरा हमने देख लिया FCA कीप्स आइज ऑन डिफॉरेस्टेशन, बिल्कुल सही, डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट पे ही इसको नजर रखनी है। तो आर्टिकल 48, इसके अलावा आप याद रखोगे इसमें एक आर्टिकल है इंपॉर्टेंट जो है 48A, ये डील करता है विद द प्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो ये भी ध्यान में रख लेना। बेसिकली ये चीज जो है आपको मोटा मोटा अगर मैं बोलूंगा इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो सेक्शन 5 जिसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑर्डिनेंस 1980 इसको रिपील किया गया, ये 2 अमेंडमेंट्स आप ध्यान रख लेना, और सेक्शन 2 आप ध्यान रख लेना जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है फ्रॉम डी रिजर्विंग फॉरेस्ट्स। रिजर्व फॉरेस्ट्स क्या होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के 1980 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिमाग में बैठे होंगे। जस्ट गो थ्रू दिस अगेन एंड यू विल रिमेंबर दिस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? Just go through the options. Wildlife Protection Act was enacted on 1972. It has 6 schedules. First schedule deals with endangered species. All of the above. Just try to answer. So I hope you answered the question. The right answer would be option number D, all of the above. So देख लेते हैं Wildlife Protection Act को। Wildlife Protection Act, इसका करते हैं पोस्टमार्टम। ये इनेक्ट हुआ था ऑन 1972, ठीक है, पहली बात। फिर हम इसको ओवरऑल समराइज करेंगे, अभी आप ध्यान रखिएगा। इट वाज इनेक्टेड ऑन 1972। इसमें जो भी स्पीशीज हैं उनको 6 शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन। यानी जो पहले शेड्यूल में होंगी उनकी लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ज़्यादा है, सेकंड और थर्ड शेड्यूल में जो स्पीशीज हैं उनमें जो प्रोटेक्शन है वो उनसे कम है। तो बेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन इनके 6 शेड्यूल बनाए गए, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल जो शेड्यूल 1 है इसमें एंडेजर्ड जो स्पीशीज हैं, एंडेजर्ड एनिमल्स हैं, उनको लिस्ट किया गया है, ठीक है। उनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी जाती है, यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 में जो लिस्टेड एंडेजर्ड एनिमल्स हैं उनको प्रोवाइड की जाती है। इनकी अगर वायलेशन हो जाएगी, यानी इनकी अगर इलीगल पोचिंग या इलीगल ट्रेड इनका हो जाएगा, तो सबसे हाई लेवल की पेनल्टी उस पर लगती है, ठीक है। सबसे हाई लेवल की पेनल्टी उन एनिमल्स की ट्रेड या इलीगल पोचिंग पे जो शेड्यूल 1 में लिस्टेड है। शेड्यूल 2 में स्पेसिफिक एनिमल्स लिस्टेड है, इनको भी एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी जाती है और इनकी वायलेशन पर भी हाई पेनल्टी चार्ज की जाती है, सीवियर पेनल्टी चार्ज की जाती है। उसके बाद शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 आप ध्यान रखोगे, अगर इनकी वायलेशन हो जाएगी, पहली बात इनकी जो है उनसे कंपेयर टू शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 वाले जो स्पीशीज हैं उनसे कम प्रोटेक्शन इनको दी जाती है, ठीक है। और पेनल्टी भी अगर वायलेशन हो जाएगी, पेनल्टी भी उनसे कम है, ठीक है। शेड्यूल 4 में याद रखना वर्मिन्स कौन से होते हैं? ऐसे जानवर जो बेसिकली प्लांट्स और फूड्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्रोज, फ्रूट बैट्स, रैट्स एंड माइस, इनको आप हंट कर सकती हो। शेड्यूल 5 की जो स्पीशीज हैं इनकी हंटिंग जो है वो लीगल है, इनकी हंटिंग लीगल है। और शेड्यूल 6 में जो है इनमें प्रोहिबिटेड प्लांट्स हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा गया है। शेड्यूल 6 में प्रोहिबिटेड प्लांट्स हैं, यानी जो भी एंडेजर्ड प्लांट्स हैं उनको लिस्ट किया गया है, एंडेजर्ड प्लांट्स जो है उनको लिस्ट किया गया है शेड्यूल 6 में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले आप याद रखना जम्मू कश्मीर पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू नहीं होता था, ठीक है, वो अप्लाई नहीं होता था। आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाउ अप्लाइज टू जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। तो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा था, देखो, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? पहला स्टेटमेंट क्या था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड ऑन 1972, बिल्कुल सही, पहले हमने बोला इनेक्टेड ऑन 1972। इट हैज 6 शेड्यूल्स, वी वेंट थ्रू ऑल द शेड्यूल्स। इसमें क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको शेड्यूल्स में? पहला शेड्यूल डील्स विद द एंडेजर्ड एनिमल्स, सबसे हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो है, हाई लेवल प्रोटेक्शन इनको दी जाती है और इनकी वायलेशन पर सीवियर पेनल्टी चार्ज की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर शेड्यूल डील्स विद एंडेजर्ड स्पीशीज, बिल्कुल हमने देख लिया, करेक्ट स्टेटमेंट है, एंड ऑल ऑफ दैट वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? शेड्यूल 5 जो है, शेड्यूल 5 में वर्मिन्स आते हैं, ये भी आप ध्यान रख लेना, क्योंकि इसको बाद में रिपील किया गया है जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप याद रखोगे, शेड्यूल 6 जो है इसमें आते हैं एंडेजर्ड प्लांट्स। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 6 में किसको लिस्ट किया गया है? एंडेजर्ड प्लांट्स, ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। तो आई होप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका क्लियर हुआ यहां से, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट question. Which amendment of Wildlife Protection Act 1972 leads to the creation of NTCA? अब इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अमेंडमेंट हुई है, ठीक है। उस अमेंडमेंट से बनाया गया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने इसको मतलब थॉरोली डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो आप जरूर चेक कीजिएगा। उसमें
थॉरोली इसको मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सी अमेंडमेंट से 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कौन सी अमेंडमेंट लाई गई जिससे कि एनटीसीए को बनाया गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ओके, ये अथॉरिटी बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजिंग द प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसको मैनेज करने के लिए, उसमें मैंने कवर किया है प्रोजेक्ट टाइगर के वीडियो में। तो प्रोजेक्ट टाइगर को बेसिकली मैनेज करने का काम एनटीसीए का है। तो इसको लेकिन लाया गया बाय द अमेंडमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आपको पूछना है अमेंडमेंट कौन सी थी। ओके, जस्ट ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इफ यू डोंट नो आई विल क्लियर एवरीथिंग। ओके, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। सो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 2006। 2006 की जो अमेंडमेंट थी बेसिकली उसमें बोला गया है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ये जो अथॉरिटी है इसकी क्रिएशन की गई, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई है, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स याद रखनी है, थोड़ा ध्यान रखना है। एक तो 1991 की अमेंडमेंट है, ठीक है। इसमें पेनल्टीज को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है, यानी अगर लॉज वायलेट होते हैं, जो भी इसमें प्रोविजंस हैं, अगर कोई इनको वायलेट करता है तो उनकी जो पेनल्टीज पहले थी उनको स्ट्रेंथन किया गया, उनको थोड़ा बहुत ज़्यादा पेनल्टीज को अब चार्ज करेंगे। तो ये बात की गई 1991 अमेंडमेंट में। इसी तरह 2002 की जो अमेंडमेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कम्युनिटी रिजर्व्स एस्टैब्लिश करने की बात की गई है, ठीक है। कम्युनिटी रिजर्व्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर जो प्राइवेट लैंड होती हैं, जो कम्युनिटी की, जो लोकल कम्युनिटी की प्राइवेट लैंड होती हैं, उसको हम एस्टैब्लिश करते हैं एज ए प्रोटेक्शन एरिया। वॉलंटरली कोई अगर लैंड प्रोवाइड करता है फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन एरिया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बेसिकली ये लोकल इनिशिएटिव होता है लोकल कम्युनिटी का, तो उनको हम कम्युनिटी रिजर्व्स बोलते हैं। इनको क्रिएट करने की बात कहाँ पे की गई है, 2002 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद 2006 में अमेंडमेंट जो हुई है उसमें मैंने आपको बोला यहाँ पे क्या बना, एनटीसीए। 2022 में इसकी अमेंडमेंट हुई है, जिसमें क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे शेड्यूल जो थे, अभी मैंने क्या बोला आपको पीछे, इसमें 6 शेड्यूल्स हैं, यहाँ पे शेड्यूल जो है वो श्रिंक किए गए, रिड्यूस किए गए टू 4 शेड्यूल्स। अब ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसको अलाइन करना था इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ। इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ अलाइन करने के लिए शेड्यूल इसको श्रिंक किया गया फ्रॉम 6 to 4। जो साइट्स हैं बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, इसके साथ अलाइन करने के लिए शेड्यूल इसको श्रिंक किया गया फ्रॉम 6 to 4। कैसे, शेड्यूल 5 जो है उसको रिपील किया गया। इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज द शेड्यूल 5 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इट वाज बेसिकली जो वर्मिन्स का शेड्यूल था, ठीक है, जिसमें रैट्स और माइसेस वगैरह आते थे। इनको बेसिकली इस शेड्यूल को देखो, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जो शेड्यूल 5 था, यहाँ पे शेड्यूल 5 जिसमें वर्मिन्स आते थे, क्रोज, फ्रूट्स, बैट्स, रैट्स, माइसेस, इनको हम हट कर सकते थे। इस शेड्यूल को कंप्लीटली रिपील किया गया, इसको रिपील किया गया, ठीक है। तो अलाइन इट विथ इंटरनेशनल नॉर्म्स, इसको रिपील किया गया, एक तो ये बात है। उसके बाद जो शेड्यूल 6 था, शेड्यूल 6 में क्या था, प्लांट्स। शेड्यूल 6 में लिस्टेड थे एंडेंजर्ड प्लांट्स, उसको मर्ज किया गया 3rd शेड्यूल के साथ, यानी जो शेड्यूल 3rd है उसमें एंडेंजर्ड प्लांट्स को लिस्ट किया गया। तो टोटल में अब हमारे पास बचते हैं 4 शेड्यूल। क्यों, तो अलाइन विथ इंटरनेशनल नॉर्म्स। ओके, तो ये आप यहां से याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं आपके फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डेट्स हैं जब वो पॉलिसीज और एक्ट्स इनैक्ट हुए, उनके साथ आपको मैच करना है, ठीक है। जस्ट टेक योर टाइम एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आई होप यू आंसर द क्वेश्चन। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये आगे हम पढ़ेंगे। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है 1988 में आई थी, तो ऑप्शन बी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अभी हमने पढ़ा पहली ही स्लाइड में 1980, जस्ट ट्राई टू रिकॉल 1980, पहली ही स्लाइड में। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट सबको पता होगा आई गेस, 1986, तो ऑप्शन नंबर डी। ओके, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑप्शन नंबर ए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमने डिस्कस किया है 1972, ऑप्शन नंबर सी। राइट ऑप्शन वुड बी BADC, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, BADC। तो जो भी इंपॉर्टेंट देखो, पहले हम डिस्कस करते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 सबसे पहले अडॉप्ट हुई थी 1952 में इनिशियली, फिर इसको रिवाइज किया गया 1988 में, ये आप याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 2018 में, जिसमें कुछ अपडेशन लाई गई थी, ठीक है। इस 1988 पॉलिसी जो थी, इसमें थोड़ी अपडेट्स लाए गए थे। वो अपडेट्स क्या थे वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट जस्ट ट्राई टू गो थ्रू दीज अपडेट्स ऑन गूगल, आपको पता चलेगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया आएगा, ठीक है।
तो जो ये भी अपडेट्स जो आए थे उनको लेकिन अप्रूव नहीं किया गया। ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है इसको कंप्लीटली डिसअप्रूव किया गया, तो ये लागू नहीं हुई थी, ठीक है, बिकॉज इट फेस्ड हाई वेरी हाई क्रिटिसिज्म, हाईली क्रिटिसाइज्ड, वेरी हाई क्रिटिसिज्म। जो भी फॉरेस्ट एक्सपर्ट्स हैं बेसिकली उनका क्रिटिसिज्म इसको झेलना पड़ा, ठीक है। वो क्यों झेलना पड़ा आप मुझे कमेंट्स में बताओगे अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, ओके। तो दूसरी चीज जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है इसमें बताया गया मिनिमम ऑफ 33% होना चाहिए ऑफ द लैंड ऑफ द कंट्री मस्ट बी ऑक्यूपाइड बाय द ग्रीन कवर। तो ग्रीन कवर के बारे में मैंने आपको बताया आईएसएफआर में इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो है लेटेस्ट वाला, उस पर मैंने कंप्लीटली एक वीडियो उसके लिए डेडिकेट किया है, आप वो चेक करना। उसमें मैंने ये चीज़ बताई है ग्रीन कवर होता है ट्री कवर प्लस फॉरेस्ट कवर को मिला के हम बोलते हैं ग्रीन कवर। अब ट्री कवर क्या होता है, फॉरेस्ट कवर क्या होता है, सब चीज़ें मैं वहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पर मैं नहीं वो चीज़ें बताने वाला हूँ। तो इसमें बताया गया है कि मिनिमम ऑफ 33% होना चाहिए अंडर ग्रीन कवर, ठीक है, फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में। अब एम क्या है इसका, एम है इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस रेस्टोर करना थ्रू प्रेजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी अचीव करना थ्रू प्रेजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। दिस इज द एम ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। उसके बाद तो एक क्विक रिवीजन में आपको कराता हूँ, आपको क्या याद रखना है। देखो पहले इनिशियली नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1952 में, फिर इसको 1988 में रिवाइज किया गया, ठीक है, 1952 में, 1988 में इसको रिवाइज किया गया। ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी आई थी 2018 में जिसको कि अप्रूवल नहीं मिला था, मिनिमम 33% ग्रीन कवर होना चाहिए, इसकी बात की गई है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में। और एम है इसका इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी थ्रू प्रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर इन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, ओके। द राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड इज गिवन टू राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड। ये अप टू 2015 दिया जाता था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर के फील्ड में इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रेस्टिजियस अवार्ड, ओके। तो आपसे पूछ रहे हैं इट इज गिवन टू किसको दिया जाता था, ओके, जस्ट ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ओनली फॉरेस्ट ऑफिसर्स, ओनली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट्स, ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑल ऑफ द अबव, ओके। सो द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड सबको दिया जाता है। बेसिकली दो कैटेगरीज थी इसमें, एक तो इंडिविजुअल कैटेगरी, दूसरा इंस्टीट्यूशन लेवल पे ही दिया जाता था। इंडिविजुअल कैटेगरी में या तो किसी फॉरेस्ट ऑफिसर को दिया जाता था या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट को दिया जाता था, ठीक है, ये दो। और इंस्टीट्यूशन लेवल पे किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ये दिया जाता था, लेकिन बाद में ये डिसकंटिन्यू हुआ सिंस 2015। इसका रीज़न क्या है, 2014 में जो सरकार बदली उसके बाद बीजेपी आई, सबको पता है, तो उसकी वजह से जो है राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ अवार्ड, आपको पता होगा जो राजीव गांधी खेल अवार्ड था उसको रीनेम किया गया एज ध्यानचंद अवार्ड, एंड सिमिलरली राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड को भी डिसकंटिन्यू किया गया सिंस 2015। द चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ, ओके। अब हम चिपको मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। इट वाज स्टार्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एयर पोल्यूटेंट। बेसिकली थोड़े वियर्ड ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन आंसर गेस करना बहुत इजी है आप लोगों के लिए, बट हमारा यहाँ पे मेन मोटिव है चिपको मूवमेंट को समझना, ठीक है। तो आई होप यू आंसर द क्वेश्चन, दैट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन। चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स, फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करने के लिए। तो लेट्स ट्राई टू नो व्हाट इज बेसिकली चिपको मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। सबसे पहले आप याद रखोगे चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1973, कहाँ, रानी विलेज, चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड, ठीक है। ये उत्तराखंड उस टाइम के यूपी में आता था। अगर आपके ऑप्शन में यूपी होगा, सिर्फ यूपी होगा तो इसको टिक कीजिएगा, अगर उत्तराखंड होगा तो इसको टिक कीजिएगा, अगर दोनों होंगे तो उत्तराखंड को टिक कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1973 आप चिपको मूवमेंट याद रखना, चमोली डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना। इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, एक तो था सुंदरलाल बहुगुणा, ये नाम आपको नहीं भूलना है, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, चांदनी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी भी आप याद रख लेना, ठीक है। इसका एम था टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, ऑब्वियसली। तो चिपको का लिटरली मतलब है टू हग या टू एब्रेस, ठीक है। स्लोगन चिपको मूवमेंट का था इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। इसमें विलेजर्स ने फिजिकली ट्रीज को हग किया था, आपने सुना होगा ये। तो इसका आउटकम क्या था, बेसिकली चिपको मूवमेंट का आउटकम क्या था, इस आंदोलन का आउटकम ये था कि गवर्नमेंट ने बैन किया, 15 साल की बैन लगाई गवर्नमेंट ने, जो भी हिमालयाज के फॉरेस्ट्स थे उनको बैन किया गया। जो भी लार्ज स्केल हार्वेस्टिंग होती थी, लार्ज स्केल हार्वेस्टिंग जो होती थी ट्रीज की,
जो टिम्बर और वुड के ट्रेड के लिए जो लार्ज स्केल हार्वेस्टिंग होती थी बेसिकली, उस पर 15 साल की बैन लगाई गई बाय द गवर्नमेंट। ये अचीवमेंट थी चिपको मूवमेंट की, मेजर अचीवमेंट यही थी। ठीक है, तो गौरा देवी का नाम आपको नहीं बोलना है। गौरा देवी जो बेसिकली थी, ये थी इसने ही असेंबल किया था ग्रुप ऑफ 27 वुमेन को टू हग द ट्रीज बेसिकली, विच वाज अ साइन ऑफ बेसिकली वी वोंट लेट people to to cut the trees, we won't let people to do the mass destruction of our nature. So basically ये आप नाम जहन में रख लेना, गौरा देवी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चिपको मूवमेंट जो आपको याद रखना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। चलिए, इन सीटू एक्स सीटू, आई होप आपने सुना होगा, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी JKSSB के एग्जाम में आपने पढ़ा होगा, इन सीटू एक्स सीटू। ठीक है, तो चलिए आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, नेशनल पार्क, सीड बैंक, इनमें से इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन क्या है? आई होप यू आंसर द क्वेश्चन। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल पार्क। सो लेट अस डिस्कस इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में आपको याद रखना है कि यहां पर हम स्पीशी को प्रोटेक्ट करते हैं इन देयर नेचुरल हैबिटेट। स्पीशीज की प्रोटेक्शन होती है इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। यहां पर हम अगर प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे किसी स्पीशीज को, दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू मीन्स अगर हम किसी स्पीशी को कंजर्व करेंगे इन कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट उनको कंजर्व करेंगे, फॉर एग्जांपल जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स, सीड बैंक्स में हम सीड्स को प्रिजर्व करते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स में हम प्लांट्स जो है उनको कंजर्व करते हैं, जूज में हम एनिमल्स को रखते हैं। तो ये सारे हो गए एक्स सीटू कंजर्वेशन आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। ओके, तो उसके बाद हमारा आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने पढ़ा क्या, जो एक्स सीटू कंजर्वेशन होती है, यहाँ ऐसी कंजर्वेशन जहाँ पर हम स्पीशी को कंजर्व करेंगे आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट में बताऊंगा इस क्वेश्चन के थ्रू। री इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्पीशीज इनटू द हैबिटेट फ्रॉम वायर इट हैज बिकम एक्सटिंक्ट इज अ फॉर्म ऑफ। मतलब अगर कोई स्पीशी एक्सटिंक्ट हुई है, ये कोई रीजन है, यहां से स्पीशी एक्सटिंक्ट हुई है। ठीक है, एक्सटिंक्ट हुई है। अब किसी और रीजन से हमने स्पीशी को यहां पे इंसर्ट किया किसी और रीजन से, तो इस टाइप ऑफ, इसको हम क्या कहेंगे? एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, कम्युनिटी कंजर्वेशन, या ऑल ऑफ द अबव? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई होप यू आंसर द क्वेश्चन। ये भी बेसिकली आती है एक्स सीटू कंजर्वेशन में। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने चीताज लाए, चीताज हमने लाए कहाँ से? अफ्रीका से लाए। अफ्रीका से हमने चीता को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कुन्नू नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। तो बेसिकली हमारे इंडिया में चीताज एक्सटिंक्ट हुए थे, हमने अफ्रीका से इंट्रोड्यूस किए। अब इंडिया उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं था, अब हमने अफ्रीका से उनको इंट्रोड्यूस किया और इंडिया जो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं था वहां पर उनको शिफ्ट किया। तो ये बेसिकली है एक्स सीटू कंजर्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैच द फॉलोइंग। अब हम यहाँ पर जो भी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको आपको मैच करना है कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ईयर है उनके, जब वो इंट्रोड्यूस हुए थे उनके कॉरस्पॉन्डिंग ईयर से। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, सी टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इंडियन रीनो विजन। यह हम सारे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। जस्ट ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आई होप यू आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर, आपको पता होगा 1973, तो ऑप्शन नंबर डी। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दिया है इस चैनल पे, जिसमें आपको टॉप नॉच कंटेंट मिलेगा। आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा उस वीडियो को, फिर आप किसी भी जम्मू कश्मीर के किसी भी चैनल के जो बेसिकली पेड बैच होते हैं उनके कंटेंट से आप इस प्रोजेक्ट टाइगर के कंटेंट को मैच करना। फिर उसी वीडियो में आप कमेंट में बताना कि आपको कंपेयर करके आपको क्या फील हुआ। ठीक है, कंटेंट की डिफरेंस में आपको क्या फील हुआ। तो जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो वंस, ओके, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ऑप्शन नंबर डी। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ऑप्शन नंबर ए। सी टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1999, ऑप्शन नंबर बी। इंडियन रीनो विजन 2020, ऑप्शन नंबर सी। द राइट ऑप्शन वुड बी DABC, DABC, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हम जो भी इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है उनकी ईयर आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, प्रोजेक्ट टाइगर अभी हमने डिस्कस किया 1973, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992। प्रोजेक्ट लाइन आप याद रखोगे 2020। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009। यहाँ पर मैं मार्क करूंगा जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब जो आपको याद रखना ही रखना है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, किसी भी जो इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है उनका किसी न किसी का आपको डेट पूछेगा। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रख लेना, ये वाला ध्यान रख लेना,
ठीक है, ये दो। प्रोजेक्ट चीता 2022, प्रोजेक्ट हांगुल 1970, स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू कश्मीर, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975, प्रोजेक्ट डॉल्फिन इंडियन नेशनल एक्वेटिक एनिमल, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2013, तो ये डेट जस्ट गो थ्रू दीज डेट्स और ये आप थोड़ा ध्यान में रख लेना। उसके बाद इन इंडिया फॉरेस्ट्स दैट आर लीगली सेट, ये बेसिकली है यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, यूपीएससी से लिया है मैंने ये वाला क्वेश्चन। In India, forests that are legally set aside for the purpose of conserving biodiversity and not allowed for any public interference without permission from relevant authorities are termed as. Basically, ऐसे forests आपसे पूछ रहे हैं ऐसे कौन से forests होते हैं जिनमें public interference allowed नहीं है और जिनको dedicate किया जाता है बिल्कुल completely biodiversity conservation के लिए, उस forest का नाम पूछ रहे हैं। Okay. I hope you answered the question. Unclassed forest, reserved forest, village forest and protected areas. The right option would be reserved forest. तो चलो देख लेते हैं ये तीन क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। जो रिजर्व फॉरेस्ट्स होते हैं बेसिकली ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, पहला पॉइंट, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड यही होते हैं और इनको मैनेज करता है गवर्नमेंट। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है इनको डिक्लेयर करता है एज इन प्रोटेक्टेड कैटेगरी, इनको डिक्लेयर करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, और इनको प्रोटेक्ट किया जाता है अगेंस्ट फर्दर डिप्लीशन, यानी ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स होते हैं ये पहले ही डिफॉरेस्टेशन की वजह से डिप्लीट हुए होते हैं थोड़े बहुत, अब इनको प्रोटेक्ट किया जाता है फॉर फर्दर डिप्लीशन बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, इनको कैटेगराइज किया जाता है एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स। उसके बाद अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो किसी कैटेगरी में नहीं आएंगे, मतलब जिसका गवर्नमेंट कंट्रोल, जिन पे कुछ भी नहीं हो, गवर्नमेंट कंट्रोल इनका लिमिटेड होता है इन पर या नॉन एग्जिस्टेंट होता है, गवर्नमेंट जिनकी तरफ ध्यान नहीं दे, जिनको खुला छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, वो है अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स। Where is India's first dedicated conservation and breeding center for the dhole, that is Asiatic wild dog, located? जो एशियाटिक वाइल्ड डॉग है ये भी किसी न किसी या तो यूपीएससी का क्वेश्चन है या ये किसी स्टेट पीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर। तो इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर किसके लिए? डोल के लिए। डोल बेसिकली लोकल नेम है फॉर एशियाटिक वाइल्ड डॉग, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको लोकली बोलते हैं डोल। तो इंडिया ने पहला इसका कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे बनाया है, ये आपका क्वेश्चन है। I hope you answered the question. Arignar Anna Zoological Park, Chennai. Indira Gandhi Zoological Park, Visakhapatnam. Rajiv Gandhi Zoological Park, Pune. National Zoological Park, New Delhi. So the right option would be option number B. इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क विशाखापट्टनम। देखो इंपॉर्टेंट है, ये जो इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क है इसको एस्टैब्लिश किया गया है 2014 में। ठीक है, 2014 में विशाखापट्टनम में। ये जो एशियाटिक वाइल्ड डॉग है इसका आप याद रख लेना, इसका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड। इसको सपोर्ट करता है इसकी कंजर्वेशन को सेंट्रल जू अथॉरिटी। एम क्या है? ऑब्वियसली इसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ? चलो अब हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, वो भी हम देख लेते हैं। क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे जितने भी थे, फॉर एग्जांपल चिपको मूवमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, हमने सब देख लिए जो इंपॉर्टेंट थे। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें क्या प्रोविजन है रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्स, वो आपसे पूछ रहे हैं। कौन सा आर्टिकल डील करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? आर्टिकल 21, आर्टिकल 51A सब क्लास G, आर्टिकल 48A बोथ B and C. I hope you answered the question. The right option would be option number D, both B and C. That is, देखो दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48 बेसिकली ये है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 48A ये स्टेट को बेसिकली क्या रहा है कि यू हैव टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक हो, स्टेट में इसमें बात की गई है एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट को सेफगार्ड करने की बात की गई है बाय द स्टेट। तो आर्टिकल 51A सब क्लॉज G जो है ये फंडामेंटल, 51A आपको पता होगा फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें दी गई है, फिर इसमें सब क्लॉज है A B C D E F। तो 51A सब क्लॉज G में बताया गया है कि इट इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन के टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, हर किसी सिटीजन, हर किसी नागरिक की ये फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये वाला DPSP 48A जिसमें स्टेट को बोला गया है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट, ये ध्यान रख लेना और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच आर द फॉलोइंग फेस्टिवल वाज लॉन्च्ड फॉर एफॉरेस्टेशन एंड टी प्लांटेशन इन इंडिया? तो यहाँ पे फेस्टिवल की बात की गई है। बेसिकली फेस्टिवल का भी यूज़ होता है फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। तो ऐसा फेस्टिवल जिसको बेसिकली अफॉरेस्टेशन की अवेयरनेस या अफॉरेस्टेशन को बूस्ट करने के लिए हर साल मनाया जाता है एनुअली, उसका नाम आपको पूछ रहे हैं।
तो बेसिकली नाम इसका जवाब पहले से ही आ चुका है, वन महोत्सव वुड बी द राइट आंसर. वन मीन्स फॉरेस्ट, इट मीन्स फॉरेस्ट, एंड महोत्सव इट मीन्स फेस्टिवल. ओके, इसके बारे में आप याद रखोगे, एक एनुअल फेस्टिवल है. एनुअल फेस्टिवल है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एवरी ईयर इसको सेलिब्रेट किया जाता है. तो ये क्वेश्चन दो एग्जाम्स में मैंने देखा है. फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, विच बेसिकली boosts the awareness of the awareness of the forestation. So वन महोत्सव आप याद रख लेना, 1950 में इसको लॉन्च किया गया था. ओके, सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. तो इस वीडियो के साथ ही आपको जो कंजर्वेशन का टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वो पूरा रिवाइज हो चुका है. ओके, इसी तरह मैं आपके जितना भी जीके का पोर्शन है और साइंस का पोर्शन है, जीके का पोर्शन और साइंस का पोर्शन, वाइल्ड लाइफ गार्ड और इंस्पेक्टर के सिलेबस का ऑलमोस्ट 45 मार्क्स, वो मैं कवर करूंगा थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी चैनल पे. और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी. टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी. तो जस्ट मेक श्योर यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड यू कैन आस्क योर क्वेरी. अगर आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में आपको किस पे अगला वीडियो चाहिए. तो अगर आपको लगा इस वीडियो से मैंने थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया है आपकी नॉलेज में, आपकी एग्जाम प्रेप को बूस्ट किया है, सो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू वेरी मच.